चलिए, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दिस सीजीपीएससी कोच। छत्तीसगढ़ के इतिहास के श्रृंखला में मैं राजेश्वर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजवंशों में हम पांडु राजवंश पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये छत्तीसगढ़ का हमारा संपूर्ण इतिहास का 10 सीजीपीएससी कोच की ओर से पब्लिश हो चुका है। नज़दीकी बुक स्टॉल में जाकर के आप इसे खरीद सकते हैं। आइदर आप जो है 10 सीजीपीएससी कोच एप्लीकेशन के थ्रू और एलोरा बुक डिपो से भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आज का क्लास फिर प्रारंभ करते हैं। आज हम मुख्य रूप से जो डिस्कस करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम पांडु डायनेस्टी यानी कि पांडु वंश पर डिस्कस करेंगे। देखो, पांडु वंश का ना इतिहास बहुत बड़ा है और इतिहास को हम आराम से पढ़ेंगे। लगभग 2 क्लास में हम पांडु वंश को समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। पांडु वंश मुख्य रूप से हम छत्तीसगढ़ में देखें तो सिरपुर इनका केंद्र बिंदु रहा है। कहाँ? सिरपुर। सिरपुर मतलब सीधी सी बात है, कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? महासमुंद की बात कर रहे हैं ना, महासमुंद। महासमुंद में सिरपुर की हम बात कर रहे हैं। सिरपुर जो है इनकी राजधानी रही है पांडु वंशों की प्राचीन समय में। सरवपुरी ये जो शासक रहे हैं इनके समकालीन रहे हैं। तो ये प्रश्न डायरेक्टली पूछता है, क्योंकि जो सरवपुरी शासक हैं, है ना, तो सरवपुरी शासकों को ही इंद्रबल ने जो है पराजित किया, डिफीट किया, और उनके ही सामंत थे इंद्रबल। और फाइनली फिर पांडु वंश की छत्तीसगढ़ में स्थापना कर दी जाती है। तो आगे चल करके इसको हम और डिटेल में विस्तार से पढ़ना चाहेंगे, समझेंगे। पांडु वंश कैसे आया इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पांडु वंश का वंश वृक्ष क्या है ना। आप लोग जानते हैं क्षेत्रीय राजवंश में हम लोगों ने ऑलरेडी दक्षिण कौशल के राजवंश पर डिस्कस किया हुआ है, राजर्षि तुल्य कुल वंश पर, सरवपुरी वंश पर भी हम लोगों ने बात किया, और बस्तर के राजवंश में स्पेशली हमने नल वंश पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। छिंदक नागवंश, काकतीय वंश बचा हुआ है, उस पर भी हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में बात करेंगे। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में छिंदक नागवंश पढ़ेंगे। बाण वंश हम पढ़ चुके हैं, और आज हम मुख्य रूप से पांडु वंश पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। पांडु वंश के अंतर्गत मैकल दक्षिण कौशल का पांडु वंश, दक्षिण कौशल का सोमवंश और कांकेर के सोमवंश पर डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से हम आज जो है दक्षिण कौशल के पांडु वंश पर बात करते हुए इस श्रृंखला को आगे लेकर के चलेंगे। इनका वंश वृक्ष कुछ इस प्रकार से रहा है। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया कि पांडु वंश छत्तीसगढ़ में इंद्रबल नामक एक सामंत रहे हैं। उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का जो स्तंभ है ये स्थापित किया था, या यहाँ इनके वंश की स्थापना जो है इंद्रबल से मानी जाती है। लेकिन वास्तविक संस्थापक, जो स्वतंत्र संस्थापक होंगे, आगे चल करके उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अगर हम पांडु वंश की बात करें, पांडु वंश या सोम वंश की बात करें, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो कंफ्यूज होना नहीं है आपको, पांडु वंश या सोम वंश। ठीक है, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ, लाइक और शेयर कर दो यार, है ना, लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। देखो, पांडु वंश, सोम वंश 5वीं-6वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है? 5वीं-6वीं शताब्दी की बात है। मुख्य रूप से पांडु वंश या सोम वंश जो रहा है, इनका 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्य हम इसे 4 प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश के विषय में समझ सकते हैं। एक तो मैकल क्षेत्र में जो राजवंश रहा है उसे हम मैकल का सोमवंश कहते हैं। ओडिशा क्षेत्र में इनका जो विस्तार रहा उसे हम ओडिशा का सोमवंश कहते हैं। वहीं सिरपुर का सोमवंश या सिरपुर का पांडु वंश आप कह सकते हैं, और कांकेर का सोमवंश। तो इस प्रकार से 4 प्रमुख क्षेत्रीय आधार पर ये बटे हुए थे। ठीक, अब देखो, हम मुख्य रूप से जो आज पढ़ना चाह रहे हैं, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ। हम मुख्य रूप से जो पढ़ना चाह रहे हैं वह क्या है? आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिरपुर का पांडु वंश। कौन? सिरपुर का पांडु वंश। इनका वंश वृक्ष भी समझते चलना आप लोग साथ ही साथ। देखना, सिरपुर के पांडु वंश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सिरपुर के पांडु वंश का जो आदि पुरुष हैं, आदि पुरुष या प्रथम व्यक्ति जिन्होंने इस वंश को कहीं ना कहीं संस्थापना किया है, इस वंश की स्थापना किया है। कई जगह ऐसा कहा जाता है कि इनका कोई भी हमें साक्ष्य नहीं मिला है, और इनके विषय में कोई भी ताम्रपत्र हमें नहीं मिला है, शिलालेख नहीं मिला है। लेकिन जो कालंजर के अभिलेख हैं
कालंजर अभिलेख में हमें कहीं ना कहीं इनके विषय में जानकारियां प्राप्त होती हैं, उसके विषय में अभी हम बात करेंगे आपसे। इसके पश्चात आदि पुरुष उदयन है। भरत बल या इंद्रबल नामक एक सरभपुरी सामंत थे। तो सरभपुरी सामंत इंद्रबल जो है संस्थापक कहे जाते हैं सिरपुर के पांडु वंश में। सरभपुरी शासकों का अंत करके इन्होंने फिर एक नए डायनेस्टी पांडु वंश की नींव रख दी सिरपुर में। ठीक है, देखो इंद्रबल के ना 4 लड़का। इंद्रबल के कितने लड़का मतलब पुत्र? तो इंद्रबल के 4 लड़का। कौन कौन? बेटियां भी रही होंगी। बेटियों का तो कोई वैल्यू था नहीं राजवंशों में, ऐसा नहीं है कि उस समय वैल्यू नहीं था। अगर शासक नहीं है तो बहुत सारी ऐसी वीरांगना हुई हैं, महिलाएं हुई हैं जिन्होंने राजपाट संभाला है, जिसका प्रमाण हमको इतिहास में हमेशा देखने को मिला है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि राजवंशों में बेटियों से ज्यादा पितृसत्तात्मकता को अधिक महत्व दिया जाता था। ऊपर से जो सबसे बड़े पुत्र होते थे उन्हीं को सर्वस्व माना जाता था, उनको ही राजपाट हस्तांतरण किया जाता था। तो ऐसी परंपराएं हमको राजवंशों में देखने को मिली है। तो बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए कि भरत बल या इंद्रबल के कितने लड़का? तो कितने लड़का? 4 लड़का। कौन कौन से नाम है भाई? नन्नराज प्रथम, ईशान देव, सुरबल और भवदेव, जिनको रण केसरी भी कहा गया है ना। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। 4 नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा? नन्नराज प्रथम। देखो मैं किनारे हो जा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से लिख सको। कई बार जो है पर्सनली कमेंट्स भी आते हैं कि सर हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं, दिख नहीं रहा है। तो मैं थोड़ा सा किनारे हो जाता हूं, लेकिन साथ ही साथ समझाते चल रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से नोट कर पाओ, है ना। साथ ही साथ नोट भी करते जाइए आप लोग। देखो इंद्रबल या भरत बल के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं। तो इनके 4 पुत्र हैं। कौन कौन से भाई? नन्नराज प्रथम, ईशान देव, सुरबल और भवदेव रणकेसरी। इनका नाम क्या था? रणकेसरी या भवदेव। तो इनका पूरा नाम भवदेव रणकेसरी के नाम से इनको पुकारा करते थे। आगे चल करके हम देखेंगे कि नन्नराज प्रथम का वंश जो है आगे बढ़ेगा और महाशिव तिवरदेव, फिर नन्नराज द्वितीय, इनकी मृत्यु के पश्चात इनका जो भाई था चंद्रगुप्त शासन करेंगे और चंद्रगुप्त के पश्चात फिर हर्षगुप्त वासटा देवी से विवाह करेंगे। फिर उनका पुत्र होगा हर्ष गुप्त के पश्चात फिर रणकेसरी और महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो शासन काल है वह बहुत ही स्वर्णिम काल ऐसा माना जाता है। तो इनके विषय में भी आगे चल करके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद हर्षगुप्त और हर्षगुप्त के बाद सीधा इसको और दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर इसको आप मिटा दीजिए, है ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं यहां से। ये आप इसको नोट कर लेना कुछ इस प्रकार से, ये राइट। तो हर्षगुप्त के पश्चात जो है सीधा रणकेसरी, महाशिवगुप्त बालार्जुन। छत्तीसगढ़ में स्वर्णिम काल माना जाता है महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को। तो कुछ इसी श्रृंखला में आज का हमारा ये अध्ययन रहेगा। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। सीधा हम बात करना चाहेंगे सिरपुर के पांडु वंश की। सिरपुर के पांडु वंश को हम लोग समझना चाहते हैं। तो सिरपुर के पांडु वंश को सबसे पहले आप लोग तो यही ध्यान में रखेंगे कि सिरपुर का जो पांडु वंश रहा है ये 5वीं-6वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में इसकी जो है वंश की नींव रखी गई थी। 5वीं-6वीं शताब्दी में जो सरभपुरी शासक रहे हैं, इनके जो समकालीन सरभपुरी शासक रहे हैं, सरभपुरी शासकों में हम लोग देखते हैं कि जो इंद्रबल सामंत थे सरभपुर के, उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में सिरपुर के पांडु वंश की स्थापना कर देते हैं। तो उस समय सिरपुर को सिरपुर के नाम से नहीं पुकारा करते, चित्रांगदापुर बोलते थे। किस नाम से पुकार रहे थे? चित्रांगदापुर के नाम से उस समय हम सिरपुर को जाना करते थे। बात समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? कमेंट करके बताइए। तो 5वीं-6वीं शताब्दी में महासमुंद सिरपुर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो महासमुंद सिरपुर, इसको किस नाम से पुकारा जा रहा है? चित्रांगदापुर के नाम से जाना जा रहा है। आज चित्रांगदापुर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चित्रांगदापुर को ही आज हम मुख्य रूप से सिरपुर के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो प्रमुख शासक हुए हैं, ये शासक कौन कौन हैं, इन शासकों को हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे। और शासकों का पहले आप लोग नाम याद रख लो, तत्पश्चात हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? चलो, तो इन शासकों को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं।
प्रमुख शासक कौन कौन है, इनकी राजधानी कहाँ रही है, तो दो तीन बातें तो आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए इसमें। पहली बात तो इनकी राजधानी आप ध्यान में रखना, राजधानी कहाँ है, चित्रांगदापुर, यानी कि वर्तमान में हम इसे सिरपुर कह सकते हैं। ठीक है। शासनकाल कब से कब तक रहा, तो शासनकाल को भी आप आसानी से बता सकते हैं कि शासनकाल इनका 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य रहा। इनके सामंत या फिर इनके समकालीन कौन थे, ऐसा प्रश्न जनरली पूछा जाता है, तो इस प्रश्न का भी आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे, इनके समकालीन कौन थे। जो है ना, राजधानी इनकी कहाँ थी, चित्रांगदापुर, जिसको वर्तमान में हम लोग क्या बोलते हैं, सिरपुर कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ मुख्य रूप से इनके संस्थापक कौन थे या आदि पुरुष कौन थे, तो दो तीन नाम आपको ध्यान रखने ही चाहिए। जैसे आदि पुरुष के विषय में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आदि पुरुष के विषय में आप लोग क्या कहेंगे, उदयन है। कौन है, उदयन। ठीक। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है संस्थापक कौन है, तो संस्थापक के विषय में आपको ध्यान में रखना है, संस्थापक होंगे इंद्रबल। कौन है, संस्थापक इंद्रबल। पांडु वंश के बहुत लाजवाब और जबरदस्त राजा माने जाते हैं इंद्रबल, तो इनको भी आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख शासक हैं। यहाँ के जो शासक हैं ना, परम भागवत जैसे उपाधि धारण करते थे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ के जो मुख्य शासक थे ना, लगभग शासक जो है वैष्णव धर्म अवलंबी थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। लेकिन महाशिवगुप्त बालार्जुन के संदर्भ में देखें तो महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है शैव धर्म मतावलंबी थे, शैव धर्म को मानने वाले थे। तो ये दो चार बातें हैं जो आपको एडिशनली यहाँ से ध्यान में रखना है। चलो प्रमुख शासकों को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं प्रमुख शासक वास्तव में कौन रहे हैं, और प्रमुख शासक के संदर्भ में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि इन शासकों ने मुख्य रूप से यहाँ पर क्या प्रमुख काम किए हैं। ठीक है। प्रमुख शासक, प्रमुख शासक, तो प्रमुख शासकों में मैं पहले नाम को आपको काउंट करा देता हूं, है ना, उसके बाद आप लिखिएगा एक एक करके और थोड़ा थोड़ा स्पेस भी छोड़ते जाइए। पहले तो उदयन का नाम लिखिएगा, उदयन। उदयन के बाद आप लिखिएगा इंद्रबल, उदयन। उदयन के बाद आप लोग लिखना इंद्रबल। थोड़ा सा इसको हम ऊपर लेकर के चलते हैं। ठीक है। पहले आप लोग क्या लिखना, उदयन लिखना। उदयन के बाद आप लिखना जो है इंद्रबल, और इंद्रबल के 4 पुत्रों का नाम आप लोग लिख लेना ताकि ध्यान में रहे सारी चीजें और हमको स्पष्ट रूप से जानकारी इसका समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं मुख्य रूप से, है ना। तो यहां पर आप लिखिएगा इंद्रबल के कितने पुत्र, 4 पुत्र। कौन कौन है, नन्नराज प्रथम, पहला लिखिए नन्नराज प्रथम, नन्नराज प्रथम। ठीक है। इनके मंझले भाई का नाम क्या था, ईशान देव, ईशान देव। देखो ध्यान रखिएगा, पहले बड़े भाई का नाम क्या था, नन्नराज प्रथम, फिर ईशान देव, ईशान देव के बाद शूरबल और उसके बाद भवदेव, है ना, शूरबल। उसके बाद फिर अंतिम ध्यान रखिएगा भवदेव। इनका दूसरा नाम क्या था, रणकेसरी बोलते थे इनको ही, है ना, रणकेसरी। अच्छा प्रतापी शासक रहे हैं ये भी। हालांकि पूरा शासन का जो बागडोर है किसके हाथों में होगा, नन्नराज प्रथम के, क्योंकि बड़े पुत्र कौन है, नन्नराज प्रथम, और सबसे छोटे पुत्र कौन है, भवदेव रणकेसरी। तो इस नाम से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। इंद्रबल के बाद हम लोग देखना चाह रहे हैं नन्नराज प्रथम। अब नन्नराज प्रथम के संदर्भ में हम लोग जानना चाहेंगे और नन्नराज प्रथम से संबंधित हम जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उसको देखेंगे। लेकिन नन्नराज प्रथम के पश्चात जो शासक होंगे उन पर भी हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं पहले, आगे चल करके फिर इस पूरी वंशावली को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखो नन्नराज प्रथम के बाद अगर हम कहें
तो नन्नराज प्रथम के पुत्र हैं महाशिव तिवरदेव। ठीक है, क्या नाम था इनका भाई? महाशिव तिवरदेव। महाशिव तिवरदेव। अच्छा, वही महाशिव तिवरदेव का पुत्र का नाम क्या है? नन्नराज द्वितीय। अपने दादाजी के नाम पर इनका नाम रखा गया नन्नराज द्वितीय। लेकिन शासन का बागडोर जो है नन्नराज प्रथम के पश्चात इनका महाशिव तिवरदेव का जो भाई है, ब्रदर, इनके कंट्रोल में चला जाएगा, ब्रदर। अच्छा, महाशिव तिवरदेव के भाई का नाम क्या है? चंद्रगुप्त। क्या नाम है? चंद्रगुप्त। क्या नाम है बताओ? चंद्रगुप्त। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा जो चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम है हर्षगुप्त। हर्षगुप्त। और हर्षगुप्त का विवाह किससे होगा? वासटा देवी से। वासटा देवी से। फिर इन्हीं के जो पुत्र हैं, हर्षगुप्त और वासटा देवी के जो पुत्र हैं, उन्हीं का नाम है महान राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन। और महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है शैव धर्म अवलंबी थे, याद रखिएगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन। और महाशिवगुप्त बालार्जुन के बाद एक नाम आता है शिवनंदी का। क्या नाम है? शिवनंदी। तो इन्हीं प्रमुख शासकों को हम लोग अभी जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं उदयन के विषय में। ठीक, उदयन के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उदयन कौन थे। तो उदयन के विषय में आप लोग को 2-3 बातें याद रखना है भाई। पहली बात, उदयन के संदर्भ में याद रखना है कि पांडु वंश के आदि पुरुष हैं। पांडु वंश के आदि पुरुष हैं। दूसरी बात, इनकी जानकारी हमको कालंजर अभिलेख से मिलता है। कालंजर अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इनका अभी तक किसी प्रकार का कोई ताम्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। कालंजर अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है, किसी प्रकार का कोई ताम्रपत्र अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, इनके जो उत्तराधिकारी थे ना, इनके उत्तराधिकारी का नाम क्या है? इंद्रबल, जो दूसरे शासक के रूप में हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। इंद्रबल के विषय में थोड़ा सा देखिए। इंद्रबल ने छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की नींव रखी। इंद्रबल ने ही छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की नींव रखी। तो आप यूं कह सकते हैं कि इंद्रबल को छत्तीसगढ़ में संस्थापक के रूप में जान सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के संस्थापक, पांडु वंश संस्थापक। छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के संस्थापक कौन है? इंद्रबल हैं। और ऐसा माना जाता है कि इंद्रबल ही वास्तविक संस्थापक हैं। तो छत्तीसगढ़ में संस्थापक करके वास्तविक भी लिख लो। छत्तीसगढ़ में इंद्रबल ने वास्तविक रूप से हम देखें तो पांडु वंश की नींव रखी है। इन्होंने एक सरभपुरी राजकुमारी लोक प्रकाशा के साथ विवाह किया था। इनका जो विवाह है, विवाह परिणय पर ये बनते हैं। सरभपुरी राजकुमारी लोक प्रकाशा के साथ इनका विवाह होता है। ठीक है, विवाह। ये सरभपुरी लोक राजकुमारी है, सरभपुरी, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। सरभपुरी राजकुमारी क्या नाम है इनका? लोक प्रकाशा। तो सरभपुरी राजकुमारी लोक प्रकाशा के साथ विवाह होता है किसका? इंद्रबल का। और इंद्रबल जो है, इनके 4 पुत्र होंगे। फिर आगे चलकर इंद्रबल के कितने पुत्र होंगे? 4 पुत्र होंगे, जिनका नाम कुछ इस प्रकार से है। नाम देखिए क्या क्या नाम है? नन्नराज प्रथम, ईशान देव, सूरबल और भवदेव रणकेसरी। देखो,
इंद्रबल के विषय में ना बहुत सारी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो इनका प्रश्न जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया है और पूछा जाता है हमेशा वो ये कि छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है शेरपुर क्षेत्र में, तो आप कहेंगे इंद्रबल हैं। ठीक, इतना समझ में आया। इन्होंने विवाह किया था सरबपुरी राजकुमारी लोकप्रकाशा से। इनके कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र हुए। यहां तक समझ में आया। देखना, इंद्रबल ने इंद्रपुर नामक शहर बसाया था। इन्होंने एक शहर बसाया, इस शहर का नाम क्या रखा गया? इंद्रपुर रखा गया, इंद्रपुर रखा गया। अब देखो, इंद्रपुर ही वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? खरौद के नाम से। ऐसा माना जाता है खरदूषण का वध हुआ था यहां, इस नाम से इस जगह का नाम क्या पड़ गया? खरौद पड़ गया। खरौद में हम देखेंगे आगे चल करके लक्ष्मणेश्वर मंदिर इत्यादि पर डिस्कस करेंगे, वाष्टा देवी के समय में, है ना। तो इंद्रपुर नामक शहर को किसने बसाया है भाई? इंद्रपुर नामक शहर को किसने बसाया? इंद्रबल ने बसाया। इंद्रबल का जो इंद्रपुर नामक शहर है आगे चल करके किस नाम से जाना जाने लगा? खरौद के नाम से इसको हम पुकारने लग गए। लाखा चौर मंदिर या लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहां पड़ता है? खरौद में। शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा जिला। मुख्य रूप से अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? जांजगीर चांपा जिला, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। इंद्रबल के जो है कितने पुत्र हैं जरा बताओ? 4 पुत्र। क्या क्या नाम है इनका? नन्नराज प्रथम, ईशान देव, सुरबल और भवदेव रणकेसरी। अब हम लोग जानते हैं राजा महाराजा का युग है भाई, तो राजा महाराजा के युग में हम देखते हैं जो बड़े पुत्र होते हैं उनको ही राजपाट राजगद्दी दे दिया जाता है। तो चूंकि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि नन्नराज प्रथम बड़े पुत्र हैं, तो नन्नराज प्रथम को पूरा राज सत्ता या राजपाट दे दिया जाएगा। तो नन्नराज प्रथम के विषय में फिर हम लोग थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि नन्नराज प्रथम के संदर्भ में क्या क्या हमें ध्यान में रखना है। अब देखो, नन्नराज प्रथम, क्या नाम है? नन्नराज प्रथम। तो नन्नराज प्रथम जो है इंद्रबल का पुत्र था और ये शैव धर्म का मानने वाला था। इनके जो पिताजी थे इंद्रबल थे, उदयन थे, कहीं ना कहीं वैष्णव धर्मावलंबी थे, लेकिन जो नन्नराज थे ना ये वैष्णव धर्मावलंबी थे, याद रखें, शैव धर्मावलंबी थे। नन्नराज प्रथम जो है शैव धर्मावलंबी क्या थे? शैव धर्मावलंबी थे, शैव धर्म अवलंबी थे। ठीक है। दूसरी बात जो इनके विषय में आपको जानना है नन्नराज प्रथम के संदर्भ में, वो ये कि इन्होंने ना एक उपाधि धारण करी थी आरंग अभिलेख से, जिनके विषय में जानकारी मिल रही है महाराजाधिराज। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी थी? राजाधिराज, राजाधिराज लिखिएगा, राजाधिराज की उपाधि। ये एक प्रकार का टाइटल है ना, टाइटल। कौन सा टाइटल है? महाराजाधिराज। ये कहां से जानकारी मिल रही है हमें? आरंग अभिलेख से जानकारी मिल रही है। आरंग अभिलेख से हमें इसके विषय में जानकारी मिल रही है। क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो नन्नराज प्रथम के विषय में हमें 2-3 चीजें ध्यान में रखना है कि शैव धर्म के शैव धर्म अवलंबी थे। इन्होंने एक उपाधि धारण करी थी राजाधिराज की। आरंग अभिलेख से इसके विषय में जानकारी मिलती है। विवाह के लंबे समय बाद तक यह निसंतान होने के कारण नन्नदेव प्रथम ने तिवर देव को गोद लिया, किंतु बाद में चंद्रगुप्त का जन्म हो गया और तिवर देव को जरूर इन्होंने गोद लिया था। तो ये तिवर देव आप ध्यान में रखिएगा, तिवर देव इनका जो है कैसा पुत्र है? गोद लिया हुआ पुत्र है, गोद लिया पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र है। और इनके जो पुत्र है नन्नराज प्रथम के वास्तविक जो पुत्र है वो कौन है? चंद्रगुप्त है। इसी नाम से जो पूरा राजपाट है फाइनली किसके हाथों में चला जाएगा? चंद्रगुप्त के, क्योंकि बाद में उनका जन्म होता है। लेकिन गोद इसको इन्होंने किसको लिया था? तिवर देव को। और तिवर देव का पुत्र फिर कौन होगा आगे चल करके? नन्नराज द्वितीय होगा। समर्पित होंगे कहीं ना कहीं भाई, इनको गोद लिया है तो महाशिव तिवर देव समर्पित है इनके। इन्होंने अपने बच्चे का नाम ही अपने दादाजी अपने पिताजी के नाम पर रख दिया, क्या? नन्नराज द्वितीय।
तो इस प्रकार से ये जो महाशिव तिवरदेव, आपको नाम समझ में आ रहा होगा, महाशिव तिवरदेव जो है गोद लिए हुए इनके पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है? ऐसा माना जाता है कि नन्नराज प्रथम के शासनकाल के अंतर्गत, नन्नराज प्रथम के शासनकाल के अंतर्गत जो ईशान देव थे, सुरबल थे और रणकेसरी थे। तो सुरबल ने तो उतना शासन नहीं किया, लेकिन ईशान देव और एक हम रणकेसरी के विषय में जहां हम पढ़ रहे थे अभी, है ना, ये भवदेव, रणकेसरी और ईशान देव, इन दोनों ने भी साथ ही साथ शासन किया है कुछ समय तक। आजकल होता नहीं कि 2.5 साल आप शासन करो, 2.5 साल हम शासन करें, कुछ इसी प्रकार का हमको राजपाट यहाँ पर देखने को मिला। नन्नराज प्रथम के समय ईशान देव ने भी और रणकेसरी ने भी कुछ समय तक शासन अपने हाथों में लिया था, कुछ समय तक शासन उन्होंने किया था। लेकिन नन्नराज प्रथम के गोद लिए हुए पुत्र का नाम क्या था? महाशिव तिवरदेव। महाशिव तिवरदेव के पुत्र का नाम क्या है? नन्नराज द्वितीय। लेकिन महाशिव तिवरदेव को गोद लेने के पश्चात कुछ समय बाद चंद्रगुप्त का जन्म हो जाता है। इसी नाम से आगे चल करके राजपाट किसके कंट्रोल में चला जा रहा है? चंद्रगुप्त के कंट्रोल में चला जा रहा है। लेकिन तिवरदेव अच्छा शासक रहे, तिवरदेव बहुत ही महान शासक रहे। इनको परम भागवत जैसी उपाधि इन्होंने धारण किया था। इस नाम से हम कह सकते हैं कि गोद लिए हुए थे जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं पांडु वंश का नाम रोशन करने वाले राजा हो जाते हैं तिवरदेव। क्लियर? तिवरदेव को थोड़ा सा अब हम लोग समझ लेते हैं, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। महाशिव तिवरदेव, ठीक, क्या नाम है भाई? महाशिव तिवरदेव। देखिए महाशिव तिवरदेव कौन है? महाशिव तिवरदेव ने ना सकल कौशल अधिपति की उपाधि धारण की। बहुत महान शासक माने जाते हैं महाशिव तिवरदेव। इन्होंने एक टाइटल लिया था, टाइटल, टाइटल मतलब उपाधि। उपाधि क्या थी? सकल कौशल अधिपति। सकल कौशलाधिपति, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सकल कौशल अधिपति, मतलब पूरा कौशल का राजा, संपूर्ण कौशल का राजा। कौन? महाशिव तिवरदेव। क्या नाम है? महाशिव तिवरदेव। महाशिव तिवरदेव ने ना अपना जो राज्य है इसका विस्तार किया। इस नाम से इनको साम्राज्यवादी कहा जाता है, साम्राज्यवादी शासक, साम्राज्यवादी शासक। साम्राज्यवादी मतलब इन्होंने छत्तीसगढ़ से लेकर के उड़ीसा तक, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक पूरा अपना ही कंट्रोल कर लिया। छत्तीसगढ़ से लेकर पूरा उड़ीसा तक किसके कंट्रोल में आ गया? महाशिव तिवरदेव। इसी ने अपना एक उपाधि लिया। उपाधि का नाम क्या था? सकल कौशल अधिपति। ये भी महाशिव तिवरदेव की अगर हम बात करें तो महाशिव तिवरदेव के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि ये साम्राज्यवादी नीति को पालन करते थे। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार छत्तीसगढ़ से उड़ीसा तक किया। महाशिव तिवरदेव परम भागवत जैसी उपाधि से जो है वशीभूत होते हैं और इसको धारण करते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे मुख्य रूप से। ये जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्मावलंबी थे। कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं महाशिव तिवरदेव? वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? एक बार थम्स अप कर दीजिए, बता दीजिए। देखो तिवरदेव के द्वारा ना दो विरुद्ध उपाधि धारण किए गए थे, ऐसा माना जाता है। ये महाशिव और महाभाव जैसे उपाधि को भी धारण करते थे और इनका एक प्रकार से विरोधी टाइटल माना जाता है महाशिव, और एक इन्होंने उपाधि धारण किया था महाभाव का। तो ये भी दो विरोधी टाइटल इनके द्वारा धारण किया ऐसा माना जाता है। लेकिन मुख्य टाइटल इनका क्या है? सकल कौशल अधिपति। यही एग्जाम में पूछा भी गया है कि पांडु वंश में कौन सा ऐसा शासक रहा है जिसने सकल कौशल अधिपति की उपाधि धारण करी है। तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा कि सकल कौशल अधिपति की उपाधि महाशिव तिवरदेव ने धारण किया था। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या है जरा बताओ? इनके पुत्र का नाम है नन्नराज द्वितीय। लेकिन अब फाइनली हम लोग किसके विषय में बात करना चाहेंगे? फिर चंद्रगुप्त के विषय में बात करना चाहेंगे। चंद्रगुप्त किसके भाई हैं? तो महाशिव तिवरदेव के भाई हैं। नन्नराज द्वितीय ने आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि इन्होंने उतना खास काम किया नहीं, क्योंकि इनको मंडल का अधिपति बना दिया गया था।
तो एक मंडल क्षेत्र में जाओ भाई और राजपाट करो, हम तुमको ऐसा नहीं है कि भगा देंगे, तो थोड़ा सा राजपाट करते रहो। तो इन्होंने एक टाइटल उपाधि धारण किया जिसको हम मंडलाधिपति बोलते हैं। मंडल अधिपति बना दिया गया था। इनका जो टाइटल था, टाइटल याद रखिएगा, मंडलाधिपति। तो इनकी उपाधि क्या थी भाई? मंडलाधिपति की इनकी उपाधि थी। किसकी? नन्नराज द्वितीय की। तो नन्नराज द्वितीय को बहुत समय तक हम ये कह सकते हैं कि शासक के रूप में नहीं, लेकिन मंडल अधिपति के रूप में जरूर इन्होंने शासन किया है। आगे चल करके हम चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त और महाशिवगुप्त बालार्जुन के विषय में अगर हम बात करें तो बहुत ही महान शासक हुए हैं। अगर चंद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त के समय में तो कहीं ना कहीं शासन तीवरदेव ही कर रहे थे, लेकिन ट्रांसफर हो गया पूरा का पूरा जो शासन व्यवस्था है आगे चल करके ये मंडल अधिपति हो गए नन्नराज द्वितीय, लेकिन जो पूरा शासन व्यवस्था है वो किसके कंट्रोल में आ गया? चंद्रगुप्त का बेटा हर्षगुप्त के। महाशिव तीवरदेव शासन करते रहे, महाशिव तीवरदेव शासन करते रहे, लेकिन आगे चल करके इनका जो भाई था चंद्रगुप्त, इन्होंने उतना रुचि दिखाया नहीं शासन में, लेकिन इनके जो पुत्र हैं हर्षगुप्त, फाइनली जो महाशिव तीवरदेव हैं नन्नराज द्वितीय के पुत्र, ये मंडलाधिपति बना दिए गए। लेकिन राजा किसको बना दिया गया? हर्षगुप्त को। राजा किसको बनाया गया बताओ? हर्षगुप्त को। तो हर्षगुप्त का जो विवाह है ना, मगध के मौखरी वंश की राजकुमारी सूर्यवर्मा की पुत्री वाष्टा देवी से हुआ था। ये जो है वाष्टा देवी आपको नजर आ रहा होगा, ये मगध की मौखरी राजकुमारी है, मौखरी वंश की राजकुमारी, मौखरी वंश की राजकुमारी है। कहां की राजकुमारी है बताइए? तो मौखरी वंश की राजकुमारी है कौन? वाष्टा देवी। तो हर्षगुप्त के पत्नी का नाम क्या था? वाष्टा देवी, मौखरी वंश की राजकुमारी थी। एग्जाम में भी पूछा गया था इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो सूर्यवर्मा की पुत्री थी। ये मगध, मौखरी वंश मतलब कि सीधी सी बात है, हम लोग कहां की बात कर रहे हैं? मगध। मगध के नरेश कौन है? मगध के नरेश है सूर्यवर्मा, सूर्यवर्मा। और सूर्यवर्मा के पुत्री अगर बात करें तो सूर्यवर्मा की पुत्री ही कौन है? मौखरी वंश की राजकुमारी वाष्टा देवी। वाष्टा देवी का विवाह पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त के साथ हो रहा है, और हर्षगुप्त की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है, और हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात ही महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में हम देखते हैं कि वाष्टा देवी ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, उस मंदिर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस मंदिर का नाम है लक्ष्मण मंदिर। और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था? तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण फिर हम देखते हैं सिरपुर में किया गया। तो इनको ध्यान में रखिएगा, वाष्टा देवी ने लक्ष्मण मंदिर बनवाया था। वाष्टा देवी ने क्या बनवाया? लक्ष्मण मंदिर बनवाया। लक्ष्मणेश्वर मंदिर पूछेगा तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ है? लक्ष्मणेश्वर मंदिर है कहां जी? तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर आप ध्यान में रखिएगा खरौद में, खरौद में है ना, इंद्रपुर में। तो खरौद में क्या है? लक्ष्मणेश्वर मंदिर। वहां गर्भगृह में क्या है लक्ष्मणेश्वर मंदिर के? तो शैव प्रतिमा है। लेकिन लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में क्या है? विष्णु जी की प्रतिमा है। तो ये अंतर है। और लक्ष्मण मंदिर कहां स्थापित किया गया, कहां बनाया गया? तो लक्ष्मण मंदिर बनाया गया सिरपुर में। किसके द्वारा बनाया गया? वाष्टा देवी के द्वारा। किसके शासन काल में? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में। फाइनली हम लोग बात करना चाहेंगे, देखो भगवान विष्णु का मंदिर है, लाल ईंटों की नागर शैली में बना हुआ है। ये बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना, नागर शैली में बना हुआ है ये लक्ष्मण मंदिर। ठीक, दूसरी बात, लाल ईंटों से बना हुआ है, नागर शैली में लाल ईंट। लाल ईंटों से बना हुआ है, नागर शैली में बना हुआ है, लाल ईंटों से बना हुआ है। और सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है, इसके गर्भगृह में विष्णु जी की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? विष्णु प्रतिमा है। ठीक, तो ये तीन बातें आप लोग यहां से ध्यान में
रख सकते हो। मौखरी वंश की राजकुमारी, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर नागर शैली में बना है, लाल ईंटों से विष्णु जी की प्रतिमा है। इसके विपरीत अगर आपको पूछा जाए लक्ष्मणेश्वर मंदिर के विषय में, तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर के विषय में आप क्या ध्यान में रखोगे? लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लाखा चाउर मंदिर बोलते हैं। लाखा चाउर मतलब ऐसा कहा जाता है कि यहां पर 1 लाख चावल का जो है दान दिया जाता है। छोटे छोटे छिद्र है, उसमें 1 लाख चावल जो है आ सकते हैं, इसी को लाखा चाउर मंदिर भी बोलते हैं। लक्ष्मणेश्वर मंदिर। इसके गर्भगृह में अगर हम देखें ना, तो गर्भगृह में क्या है? गर्भगृह में स्पेशली हम देखते हैं कि शिव जी की प्रतिमा है। शिव जी की प्रतिमा हमको देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको स्पेशली यहां पर ध्यान में रखना है। देखिए कई बार ऐसा कहा जाता है ना कि जो महाशिव तिवर देव आपको दिख रहे हैं, महाशिव तिवर देव जो है निसंतान थे, है ना? तो निसंतान थे, तो ऐसा कहा जाता है कि नन्नराज जो द्वितीय हैं, नन्नराज द्वितीय जो है इनके दत्तक रहे होंगे, ऐसा मान लिया जाता है। फाइनली ऐसा माना जाता है कि चाचा के जो बच्चे हैं, चाचा का बच्चा चंद्रगुप्त, तो इनको जो है कहीं ना कहीं शासन का कार्यभार सौंपा गया। फिर उनके पुत्र जो है हर्षगुप्त ने फाइनली अडॉप्ट कर दिया। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग नामों से इनको पुकारते हैं, अलग अलग उपाधियां देते हैं, अलग अलग रिलेशन क्रिएट करते हैं। आपको उतना मतलब कि कंफ्यूज होना नहीं है, बस ध्यान में ये रखना है कि किसके बाद किसने शासन किया, है ना? क्योंकि बहुत सारे बुक में इनका जो रिलेशन है अलग अलग तरीके से बताया गया है। कहीं पर ये कहा गया कि महाशिव तिवर देव और इनका जो चाचा का पुत्र है चंद्रगुप्त, और फाइनली ये भी ऐसा कहा जाता है कि नन्नराज द्वितीय के चाचा रहे होंगे, है ना, चंद्रगुप्त, फिर इन्होंने शासन किया। ऐसा कई तरह से घुमा के जो है इसका जो व्याख्या है किया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको क्या ध्यान में रखना है? शासन का क्रम ध्यान में रखना है, किसने शासन कैसे किया होगा। तो महाशिव तिवर देव के बाद नन्नराज द्वितीय के संदर्भ में जब भी पूछा जाए तो आप कहना इन्होंने मंडला अधिपति के रूप में कहीं ना कहीं शासन किया है। महाशिव तिवर देव को ऐसा माना जाता है कि लंबे समय तक, या फिर ऐसा कहा जाता है कि ये निसंतान थे, है ना, इनका संतान ही नहीं था, तो कोई दत्तक पुत्र रहे होंगे नन्नराज द्वितीय। या फिर ऐसा भी माना जाता है, कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब कि दामाद वगैरह रहे होंगे, ऐसा भी कई जगह हमको देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको मूल रूप से ध्यान में रखना है कि मंडलाधिपति के रूप में नन्नराज द्वितीय ने शासन किया था। महाशिव तिवर देव के बाद हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के पश्चात इनके पुत्र जो होंगे उनका नाम क्या होगा? हर्षगुप्त। और हर्षगुप्त का विवाह फिर किसके साथ होगा? कि मगध के नरेश सूर्यवर्मा की पुत्री मौखरी वंश की राजकुमारी वाष्टा देवी के साथ। ऐसा माना जाता है कि 612 में, है ना, 612 में, 612 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षगुप्त के मध्य युद्ध हुआ। तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षगुप्त के मध्य युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजयी होते हैं, हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो वाष्टा देवी हैं, वाष्टा देवी ने इन्हीं की याद में, हर्षगुप्त की याद में जो है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी नाम से लक्ष्मण मंदिर को हम कहते हैं। एक तरफ देखो ना, शाहजहां के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, ताजमहल के विषय में देखते हैं कि प्रेम का प्रतीक है। उसी प्रकार से जो लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर को भी जो यूरोपीय यात्री रहे हैं उन्होंने प्रेम का प्रतीक बताया है कि ये भी लक्ष्मण मंदिर भी क्या है, छत्तीसगढ़ में एक प्रेम का प्रतीक है, ऐसा एडवन साहब का कहना है। उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चलकर। तो मौखरी वंश की राजकुमारी वाष्टा जो देवी रही हैं, अपने पति की मृत्यु के पश्चात महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया, जो कि नागर शैली लाल ईंटों से निर्मित एक विष्णु प्रतिमा या विष्णु प्रतिमा से निर्मित मतलब कि विष्णु प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है और ये सिरपुर में स्थापित है। क्लियर?
महाशिवगुप्त, बालार्जुन, फिर शिवनंदी। महाशिवगुप्त बालार्जुन को मैं स्पेशली आपसे डिस्कस करूंगा। महाशिवगुप्त बालार्जुन, बहुत सारी जानकारियां, ढेर सारी जानकारी है जो महाशिवगुप्त बालार्जुन के विषय में आपको जानना चाहिए। महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन। देखो, महाशिवगुप्त तो नाम समझ में आता है, बालार्जुन क्यों नाम पड़ा होगा भाई इनका? कहीं ना कहीं कुछ टाइटल रहा होगा, डेफिनेटली टाइटल था। ऐसा माना जाता है कि बचपन से धनुर्विद्या में अच्छे निपुण थे, धनुर्विद्या इनको अच्छा लगता था, तो बाल अर्जुन कह देते थे इनको, बाल अर्जुन। इसी नाम से आगे चल करके इनका नाम ही क्या पड़ गया? महाशिवगुप्त बालार्जुन इनका नाम पड़ गया। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है धनुर्विद्या में निपुण थे, इस नाम से इनको बालार्जुन के नाम से ही पुकारा जाता है। इनका शासनकाल 595 से 655 तक, 595 से 655 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में हमको देखने को मिलता है। महाशिवगुप्त बालार्जुन ने अपनी जो कैपिटल थी, कैपिटल मतलब राजधानी, ये कहाँ कैपिटल इन्होंने रखा? श्रीपुर को। श्रीपुर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिरपुर को ही पहले महाभारत काल में भी इसका नाम अलग रहा है, प्राचीन नाम चित्रांगदापुर रहा, फिर श्रीपुर, और वर्तमान में सिरपुर के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रहा है? ऐसा माना जाता है कि पांडु वंश में सर्वाधिक समय तक जो शासन करने वाले हैं वो कौन है? महाशिवगुप्त बालार्जुन है। ध्यान रखिएगा, ये जो है ना सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक हैं, सर्वाधिक समय तक शासक रहे। ये भी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वाधिक समय तक जो शासन किया गया वो किसके द्वारा किया गया? महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा ही किया गया। देखो, इनके समय में ना हम देखते हैं कि ये जो है मुख्य रूप से जो धर्मावलंबी थे, ये शैव धर्मावलंबी थे। क्या थे? शैव धर्मावलंबी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने अन्य धर्म का संरक्षण नहीं किया। इन्होंने यहां तक कि वाष्टा देवी के द्वारा जो विष्णु मंदिर बनवाया जा रहा था उसको पूर्ण करने का कार्य भी किसके द्वारा किया गया था? महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा किया गया था। तो हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये अन्य धर्मों के प्रति निष्ठुर थे, अन्य धर्मों के प्रति भी इन्होंने सद्भावना दिखाई थी। जैसे कि उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म के विषय में अगर मैं बात करूं, देखो, अन्य धर्म के प्रति संरक्षण इन्होंने किया है। जैसे कि अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें, या हम जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म के संदर्भ में आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि इनके शासन काल में ही बौद्ध विहार का निर्माण करवाया गया था। यानी सिरपुर में बौद्ध विहार का निर्माण किसके समय में करवाया गया है? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में ही करवाया गया है। इनके शासन काल में चीनी यात्री 639 ईस्वी में सिरपुर आए थे, तो बौद्ध विहार का निर्माण करवाया गया। ठीक है, बौद्ध विहार का निर्माण करवाया गया। कहां निर्माण करवाया गया? श्रीपुर में। वर्तमान में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिरपुर के नाम से जानते हैं। यहां पर एक बात और ध्यान में रखिएगा, 639 ईस्वी की बात है, छत्तीसगढ़ आए थे वेनसांग। कौन आए थे? वेनसांग। वेनसांग कौन है? चीनी यात्री हैं। इन्होंने अपनी इनकी किताब का नाम क्या है? सीयूकी नामक बुक में इन्होंने छत्तीसगढ़ को क्या कहा है? कियासलो कहा है। छत्तीसगढ़ को इन्होंने क्या कहा इस बुक में? कियासलो कहा। कियासलो यानी कौशल, कियासलो कहा। ठीक है, तो 639 में वेनसांग नामक चीनी यात्री छत्तीसगढ़ आए थे। वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में छत्तीसगढ़ को कियासलो के नाम से संबोधित किया है। वहीं अगर हम जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म के संदर्भ में भी इन्होंने संरक्षण किया। साथ ही साथ
स्पेशली जो हमको एविडेंस प्राप्त हो जाते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें जैन धर्म के बाद आगे चलिएगा, वैष्णव धर्म के विषय में अगर हम बात करें, वैष्णव धर्म, ठीक, वैष्णव धर्म के पश्चात जो है शैव धर्म को भी आप साथ लेकर के चल सकते हैं। वैष्णव धर्म के संदर्भ में ध्यान में रखिएगा, लक्ष्मण मंदिर का कार्य इन्होंने ही पूरा करवाया था। लक्ष्मण मंदिर को पूर्ण कराया इन्होंने, है ना। वहीं अगर शैव धर्म की बात करें, सिरपुर में अनेक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, अनेक शिव मंदिर का निर्माण। तो इससे क्या पता चलता है भाई कि महाशिवगुप्त बालार्जुन सभी धर्म के प्रति सहानुभूति रखते थे, किसी भी धर्म को ऊंचा नीचा इस दृष्टिकोण से नहीं देखते थे, सब धर्म का इस संरक्षण करते थे। क्लियर है। सभी धर्मों के प्रति स्वतंत्रता पूर्ण विकास करने का इनके समय में चहुमुखी विकास करने की स्वतंत्रता थी। इसी नाम से महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल को हम छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कौन से वंश के शासक के समय को कहा जाता है, तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णकाल कहा जाता है महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को। स्पेशली ध्यान में रखिएगा। इनके समकालीन शासकों को भी कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इनको भी आप लोग ध्यान में रखिए कि इनके समकालीन शासक कौन कौन हुए थे। देखिए समकालीन शासक, समकालीन शासक, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समकालीन शासक के विषय में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे हर्षवर्धन और पुलकेशी द्वितीय। हर्षवर्धन वही पुलकेशिन द्वितीय, वातापी वंश के राजा थे ना पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय को ही तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही किसको पराजित किया था? हर्षगुप्त को पराजित किया था, याद रखिएगा। एहोल प्रशस्ति में हमको इनके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। एहोल प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति में हमको पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारियां प्राप्त हो जाती है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, महाशिवगुप्त ने भी आगे चल करके किसकी अधीनता स्वीकार करी थी? तो महाशिवगुप्त ने भी पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, अधीनता स्वीकार किया। तो किसकी अधीनता स्वीकार किया? आगे चल करके महाशिवगुप्त ने भी पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ठीक, ताम्रपत्र की अगर हम बात करें तो इनके समय के जो ताम्रपत्र हैं कुछ इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ताम्रपत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में, महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में मुख्य रूप से हम देखें लगभग 27 ताम्रपत्र रमेंद्रनाथ मिश्र जी के द्वारा इसका अध्ययन किया गया है। 27 ताम्रपत्र। वो समय के साथ साथ कम ज्यादा होते रहते हैं, ताम्रपत्र अभी और मिलेगा तो और अधिक बढ़ जाएगा, है ना। इसका अध्ययन किसने किया ये ध्यान में रखेंगे, श्री रमेंद्रनाथ मिश्र। ठीक है, ठीक, ध्यान में रखिएगा, श्री रमेंद्रनाथ मिश्र, ये र लिख लीजिए, श्री रमेंद्रनाथ मिश्र जी के द्वारा। और इनके साथ सहयोगी कौन थे? विष्णु सिंह ठाकुर जी थे। डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर पुरातत्ववेत्ता हैं ये। तो श्री रमेंद्रनाथ मिश्र और डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर जी के द्वारा इसका अध्ययन किया गया है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल नाम को ही पूछ दिया जा रहा है ना। मुद्राओं की बात करें तो जांजगीर चांपा से, बालपुर से हमें मुख्य रूप से इनकी कुछ कुछ मुद्राएं प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने अभी अध्ययन किया है मुख्य रूप से
स्पेशली महाशिवगुप्त, बालार्जुन और सिरपुर के प्रमुख राजवंशों के संदर्भ में। ठीक, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन को स्पेशली याद रखना है आपको कि महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल सर्वाधिक समय तक रहा है। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। श्रीपुर इनकी राजधानी रही है। इनके समय में बौद्ध विहार का निर्माण श्रीपुर में किया गया। 639 में चीनी यात्री सी युकी छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ में आकर अपने बुक सी युकी में उन्होंने छत्तीसगढ़ किया सलो कह दिया। वैष्णव धर्म के धर्मावलंबी तो नहीं थे, शैव धर्मावलंबी थे, लेकिन वैष्णव धर्म संबंधित जो लक्ष्मण मंदिर है इसका इन्होंने निर्माण को पूर्ण कराया था, जो कि पूर्ण इसको किसने मतलब किसके समय में प्रारंभ हुआ था? महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में। और इसको बनाने वाली राजकुमारी या फिर हर्षगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? वाष्टा देवी। तो इस नाम से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारी चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहां पर देखिएगा, इन मंदिरों को मैं थोड़ा सा आपसे और डिस्कस कर लेना चाहूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे आप लोग विशेषकर ध्यान में रखिएगा। आपको दिख रहा होगा लक्ष्मण टेम्पल। लक्ष्मण टेम्पल मतलब कि उस समय महाभारत काल में चिनारगढ़पुर के नाम से इसको पुकारा जाता। चिनारगढ़ का किला, चिनारगढ़ का किला, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, कहीं भूत ऊत वाला आप कहानी सुनते होंगे, तो चिनारगढ़पुर के नाम से पुकारा जाता था। आगे चल करके फिर इसी यही चित्रांगदापुर पड़ा। चिनारगढ़पुर फिर से क्या बना? चित्रांगदापुर पड़ा। उसके बाद फिर श्रीपुर के बाद वर्तमान में हम इसे सिरपुर के नाम से जानते हैं। तो सिरपुर में लक्ष्मण टेम्पल की बात हम लोग कर रहे हैं। लक्ष्मण टेम्पल को किसने निर्माण करवाया? हर्षगुप्त की पत्नी वाष्टा देवी ने। किसके प्रेम में इसको स्टार्ट करवाया था? तो हम जानते हैं अपने पति हर्षगुप्त के प्रेम में। ठीक है, इसको पूर्ण किसने करवाया? महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। अच्छा, ये जो लक्ष्मण टेम्पल दिख रहा है आपको, लक्ष्मण मंदिर दिख रहा है, नागर शैली में बना हुआ है, लाल ईंटों से भगवान विष्णु का प्रतिमा है गर्भगृह में, है ना। अच्छा, इसको ऐसा एक प्रश्न अगर पूछा जाए या फिर आपको ऐसी नॉलेज होना चाहिए, त्रेता युग में आप लोग देखते हैं कि त्रेता युग में जो भगवान का अवतार रहा वह एक प्रकार से शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी का अवतार रहा है। तो इसी नाम से इस मंदिर का नाम क्या रख दिया गया? लक्ष्मण मंदिर रख दिया गया। ठीक, तो लक्ष्मण टेम्पल क्यों रखा गया आप जान गए। त्रेता युग में जो अवतार के विषय में शेषनाग का अवतार लक्ष्मण जी का, इस नाम से इसका नाम क्या रखा गया भाई? लक्ष्मण मंदिर रख दिया गया। अच्छा, ये कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां हैं, ऐसा माना जाता है। एक यूरोपीय यात्री जिनका नाम क्या है? एडवर्ड एरल। यूरोपीय यात्री हैं जिनका नाम क्या है? एडवर्ड एरल। तो एडवर्ड एरल ने मौन प्रेम का प्रतीक माना है इसको, मौन प्रेम का प्रतीक, क्योंकि हर्षगुप्त तो अब है नहीं। तो वाष्टा देवी ने अपने पति प्रेम में इसका निर्माण करवाया था। कहाँ? चिनारगढ़पुर, सिरपुर, श्रीपुर, चित्रांगदापुर, जो भी नाम आप कहें, यहां पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था लाल ईंटों से। आज भी आप जाके देखिए, आज भी यह मंदिर है, तो इस मंदिर को आप देख सकते हैं। एडवर्ड एरल ने इसको मौन प्रेम का प्रतीक कहा है और इसकी तुलना ताजमहल से की है। लेकिन ताजमहल में मतलब किस रूप में ताजमहल से आप करोगे? तो जैसे कि प्रेम का प्रतीक माना जाता है ताजमहल को, उसी के अनुरूप प्रेम का प्रतीक छत्तीसगढ़ में क्या है? वाष्टा देवी के द्वारा निर्माण किया गया सिरपुर का मंदिर है। ठीक, तो ये भी आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं लक्ष्मण मंदिर के विषय में। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी तुलना कैसे की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी तुलना किससे की है? ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा है कि समय के गाल पर बिंदी सा चमकने वाला अद्भुत रत्न है लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर के विषय में रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि समय के गाल पर बिंदी सा चमकने वाला अद्भुत रत्न क्या है? तो ये मंदिर है। क्लियर? तो ये कुछ जानकारियां जो आपको विशेष करके ध्यान में रखनी चाहिए थी। एक और जानकारी आपको याद रखना है जो कि लक्ष्मणेश्वर टेम्पल के संदर्भ में हम जानकारी रखना चाहते हैं। खरौद जांजगीर चांपा, ठीक है, कहाँ है? खरौद जांजगीर चांपा। खरौद का ही पुराना नाम क्या है? इंद्रपुर है। इंद्रपुर को किसने बसाया था भाई? इंद्रबल
बल ने बसाया था इस इंद्रपुर को। देखो आगे चल करके देखना ना, मतलब इसका इन पुराणों में पढ़ना, पुराणों में इनकी कहानियों को पढ़ना। इंद्रबल का बहुत प्रतापी राजा था, सीधा पांडु वंश, मतलब समझ रहे हो कितना मतलब कि ताकतवर जो है शासक रहे होंगे। तो ऐसा माना जाता है इंद्रबल जो है ना, इंद्रबल जो है बहुत ही मतलब तेजस्वी और बहुत महान राजा हुए। इनके अधीन बहुत सारे अन्य जो है शासक, छोटे मोटे सामंत हुआ करते थे, क्योंकि सरभपुरी शासक के पश्चात जो है ये मतलब स्वतंत्र शासक हो गए थे, पांडु वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तो ये सफेद हाथी मंगवाते थे उड़ीसा तरफ से, स्पेशली सफेद हाथी मंगवाते थे, श्वेत हाथी। और श्वेत हाथी में ये जो है सवार होकर के चलते थे। लोगों का मेरु रज्जु, बैकबोन आप देखो, बैकबोन मेरु रज्जु, तो मेरु रज्जु को सीधा निकलवाया। जो ताए फाए किया आदमी ना, सब मेरु रज्जु को निकालो और बैकबोन को निकालो, बैकबोन का हथियार बनवा लेते थे, समझ रहे हो। वज्र जिसको कहा गया, वज्र, पुराणों में देवता का भी नाम दे दिया जाता है, इंद्र देवता, राजाओं का राजा इंद्र, राजाओं का राजा इंद्र। तो ऐसे महान राजा, मतलब श्वेत हाथी का सवारी करते, सफेद हाथी में सवारी करते थे। तो ऐसे महान राजा हो रहे थे इंद्रबल, जो पांडु वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। अब खरौद, इंद्रपुर को इन्होंने बसाया था, ऐसा माना जाता है खरदूषण का वध यहीं हुआ था इंद्रपुर में। उसके बाद से इस जगह का नाम क्या पड़ गया, खरौद पड़ गया। खरौद कहाँ पड़ता है, जांजगीर चांपा जिला में। कहाँ, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा से थोड़ा सा मतलब कि 20-30 किलोमीटर आगे जाएंगे खरौद है। उसके बाद फिर खरौद से 5-7 किलोमीटर आगे जाएंगे सिवरी नारायण पड़ेगा, सिवरी नारायण, वो भी जांजगीर चांपा जिला में आता है। अब देखिए लक्ष्मणेश्वर टेम्पल की बात करें ना, तो लक्ष्मणेश्वर टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ईशान देव के द्वारा निर्माण। इंद्रबल के 4 पुत्र आप लोग जान रहे हैं, उन्हीं में ईशान देव का नाम भी आता है। ईशान देव ने ही लक्ष्मणेश्वर टेम्पल को निर्माण करवाया था। ये भगवान शिव को समर्पित टेम्पल है। किसे, भगवान शिव को समर्पित टेम्पल है। इसे ही ना 1.25 लाख चौर मंदिर भी कहा जाता है। छोटे छोटे छिद्र है इसके अंदर, शिव जी की प्रतिमा तक पहुंचने के लिए 1.25 लाख, तो चावल को ऐसे करके डाल दीजिए, 1.25 लाख चौर जो है उन तक समर्पित हो जाता है शिव जी के प्रतिमा तक। तो 1.25 लाख चौर मंदिर के नाम से भी इसको पुकारा गया है। अच्छा ध्यान दीजिए, ये भी अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे बन जाना चाहिए, इसका जीर्ण उद्धार कौन किया था, जीर्ण उद्धार करने वाले शासक कौन थे। तो कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के सेनापति थे, जिनका नाम था गंगाधर राव। तो गंगाधर राव जी जो कि सेनापति थे, इन्होंने ही लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, दोनों में कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता अब नहीं है, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। लक्ष्मणेश्वर टेम्पल, खरौद, जांजगीर चांपा, ध्यान में रखना, खरौद, इंद्रपल ने इंद्रपुर शहर को बसाया। आगे चल करके खरौद पड़ा। खरौद जांजगीर चांपा में लक्ष्मणेश्वर टेम्पल है, जो कि ईशान देव के द्वारा निर्माण करवाया गया था, पांडुवंशी शासकों के द्वारा, भगवान शिव को समर्पित। इसे ही लाखा चौर मंदिर के नाम से जानते हैं। इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय ने के सेनापति गंगाधर राव के द्वारा कराया गया था। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है। आगे चल करके हम मैकल के सोमवंश पर बात करना चाहते हैं। मैकल का सोमवंश, यहाँ पर प्रमुख शासकों को ही आप लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ प्रमुख शासक कौन कौन थे। 5वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, याद रखिएगा, लगभग 5वीं शताब्दी, 5वीं 6वीं मैं लिख देता हूं इसी के इर्द गिर्द, 5वीं 6वीं शताब्दी के लगभग हम देखते हैं कि मैकल क्षेत्र में सोमवंशी शासक या पांडुवंशी शासकों का विस्तार हमको देखने को मिलता है। मूल रूप से हम यहाँ पर सूरबल, आपको दिख रहा होगा सूरबल, तो मल्हार ताम्रपत्र से हमको इनके विषय में जानकारी मिली है। मल्हार ताम्रपत्र से इनके विषय में हमको जानकारी मिली है। और प्रमुख राजाओं का नाम कुछ इस प्रकार से था, जयबल, वत्सबल, नागबल और भरतबल। यहां पर ये जो 2 राजा प्रमुख रूप से हैं, इन्होंने किसी प्रकार का कोई टाइटल नहीं लिया, ठीक है, नो टाइटल, किसी प्रकार का इन्होंने कोई उपाधि नहीं लिया। कौन कौन है, जयबल और वत्सबल। इसके बाद हम लोग देखते हैं महाराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक यहां पर किसको माना जाता है, नागपल। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण करी थी। अब देखो महाराज की उपाधि उस समय धारण कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी के सामंत हैं, सामंत राजा हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र राजा नहीं है, क्योंकि महाराजा धीराज जैसे उपाधि धारण करने वाले ही पूर्ण स्वतंत्र शासक माने जाते थे।
तो नाग बल जो है इन्होंने महाराज जैसी उपाधि धारण करे हैं। ठीक है, भरत बल के विषय में बम्हनी से ताम्रपत्र जो प्राप्त हुआ है वहां से जानकारी मिली है। बम्हनी ताम्रपत्र से इनके विषय में जानकारी मिलती है। वहीं अगर हम बात करें सुरबल के विषय में, तो सुरबल के विषय में हमें मल्हार ताम्रपत्र से जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने मुख्य रूप से मैकल का सोमवंश पढ़ा है और साथ ही साथ हम लोगों ने सिरपुर का सोमवंश को भी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में मैं कलिंग का सोमवंश पर डिस्कस करूंगा और कुछ अन्य क्षेत्रीय राजवंश जो बच जा रहे हैं उस पर बात करते हुए फिर सीधा सीधा हम जंप कर जाएंगे कहां, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। और मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम मुख्य रूप से उड़ीसा का जो सोमवंश है उसको डिस्कस करेंगे और स्पेशली उससे पहले हम कलचुरी राजवंश को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो मैकल का जो सोमवंश है 5वीं 6वीं शताब्दी, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज डिस्कस किया स्पेशली पांडुवंश, और पांडुवंश के बाद हम लोगों ने स्पेशली दक्षिण कौशल का जो राजवंश रहा है, सिरपुर का राजवंश रहा है, इन प्रमुख राजाओं को अध्ययन किया कि सिरपुर का जो पांडुवंश है इसके आदि पुरुष कौन है भाई, उदयन है। उदयन के बाद भरत बल या इंद्र बल का नाम आता है संस्थापक के रूप में। इनके 4 पुत्र नन्नराज प्रथम, ईशान देव, सूरबल और भवदेव। यही सूरबल हैं जिन्होंने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है, कहां, खरौद में। अच्छा, फिर महाशिव तिवरदेव, फिर उसके बाद नन्नराज द्वितीय, इनके भाई चंद्रगुप्त के बाद हर्षगुप्त का विवाह वाष्टा देवी, फिर हर्षगुप्त, रणकेसरी और महाशिवगुप्त बालार्जुन, इनके 2 पुत्र होते हैं। फिर इनका जो है वंश शिवनंदी, आगे चल करके ये महाशिवगुप्त जो है पुलकेशिन द्वितीय, वातापी राजा पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। क्लियर। और आगे चल करके आप लोग स्पेशली जो कांकेर के संदर्भ में हम लोगों ने डिस्कस किया है, या यूं कह सकते हैं कांकेर के विषय में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो मैकल का जो पांडुवंश रहा है इसको आप लोगों ने समझा कि 5वीं 6वीं शताब्दी में जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल और सुरबल जैसे प्रमुख राजा यहाँ पर हुए। ठीक, मिलते हैं नए क्लास में। इसी तरह से आप लोग हमसे जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम अधिक से अधिक आपके लिए इस प्रकार की लाइव क्लासेस उपलब्ध करा पाएं और अधिक से अधिक आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सहयोग हो पाए। तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।